कुछ मिला तो है मुझे। Recording in progress. तो एफ डैश इज पॉजिटिव इन एन इंटरवल देन एफ इज, तो पॉजिटिव जब डैश डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है ना, तो दैट मीन्स फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग होता है। जब इन पॉजिटिव होता है तो वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है पॉजिटिव हो तो। देखिए एफ डैश पॉजिटिव का मतलब है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, और इसका मतलब होता है एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब वो चूंकि वो है नहीं अपने पास कौन सा ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये आप इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा ना, तो आप इसको इंक्रीजिंग में लगा देना। अगर स्ट्रिक्टली वाला दोनों ही आ जाए, इंक्रीजिंग भी आ जाए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आ जाए, तो फिर आपने स्ट्रिक्टली वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है, ये याद रखना, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए, डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है मतलब लेस देन ज़ीरो हो जाता है, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। तो नेक्स्ट जो है ये आपको एक इनइक्वालिटी नज़र आ रही है, ए डॉट बी वैक्टर और लेस देन और इक्वल टू ए वैक्टर मैग्नीट्यूड बी वैक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी का नाम है कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब इसमें एक नाम और भी आ रहा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो वो क्या होती है, तो वो होती है ए प्लस बी वैक्टर का सम और इसका मॉडुलस जो होता है वो छोटा होता है ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस से, ठीक है। तो ये वाली जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो अभी मैंने लिखी है, ए प्लस बी वाली नीचे लेस देन और इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ये इस इनइक्वालिटी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो एक आप ये याद रखिएगा कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और दूसरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन वाले सम में ए ऑन बी का प्रोजेक्शन, ठीक है, ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। जिसके साथ में ऑन लगा हुआ है, जिसके साथ में ऑन लगा हुआ है वो वेक्टर जो है वो आपने नीचे लिखना है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिखना है, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर लेंगे क्या? और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, किसी से पूछ लूँ मैं क्या? कौन बता देगा? चलो बता दो, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसका? हाँ जी, कोई हिम्मत करेगा क्या डॉट प्रोडक्ट बताने की, बोल के बताने की कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? कौन कौन है वो हमारे पास? किसको पूछूं मैं? वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, अपने आपको अनम्यूट करें। वीरेंद्र कुमार, हाँ जी, कोई नहीं बोल रहा है, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चैट में क्या आया हुआ है? इलेवेंथ का आंसर ए है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, गुड। हाँ जी, तो प्रोजेक्शन जो है वो ए डॉट बी, डॉट कैसे निकालना है आपने, इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 1 और ये 1 और ये -2 प्लस 1 और -2 और फिर 1 और -1, तो वो -1 ही होने वाला है, तो 3 - 2 - 1 तो 0 हो गया जी ये, तो 0 आंसर जो है वो इसका होने वाला है। कैलकुलेशंस थोड़ा सा चेक कर लेना, मैंने तो अपने हिसाब से तो कर दिया, पर बाई चांस कहीं रह जाए तो मिस्टेक देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डॉट बी दिया हुआ है √3 और a क्रॉस b मॉडुलस, ए डॉट बी जो है वो ऐसा दिया हुआ है। तो ए बी की डेफिनेशन है बच्चों, ए बी कॉस थीटा
और इधर जो है वो है √3 और ए बी का मॉडुलस होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, मॉडुलस मैंने यहाँ पे हटा दिया, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब आप इसमें थीटा बताना है आपने, तो ए बी से तो ए बी कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ये आप इधर ले आओगे तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, ये √3 को आप इधर ले आओगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। और साइन अपॉन कॉस जो है वो टेंजेंट होता है, टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 है, और टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 है, तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए बताना जरा, कोई कौन बताएगा वॉलंटरीली अपने आप। ये एक जना जो है वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता दे कि कितना होगा। चल रमन आप बताओ आप इस बार। सर π/6। π/6 ठीक है, टेंजेंट 30, गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है ना वो 1/√3 होता है, तो √1/√3 की वैल्यू सॉरी क्या था 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो π/6 के इक्वल होती है रेडियन में, तो ये π/6 इसका आंसर हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब ये PA/B निकालना है, तो इसका फार्मूला आप नोट कर लें, डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करना आपको होगा। तो PA/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इसको हम ऐसा बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब B पहले से ही हो चुका हो, व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जब B हो गया तो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E है, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला है A एंड B की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय P, B की प्रोबेबिलिटी जो बाद में लगा हुआ है ना ये तो वो नीचे आपने यहाँ लगाना है। तो अब A एंड B कितना दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, ये 1/5 हो गया। इसको किससे डिवाइड करना है, B से 3/8 से डिवाइड करना है। तो 1/5 को 3/8 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, करके जल्दी से मुझे बता दो। आपने क्या नोटबुक साथ में रख रखी है क्या, नोटबुक पेन थोड़ा सा रख ले, मैं साथ में कागज़ पेन ले लें, अभी कोई बात नहीं है अगर नहीं लिया है तो। 1/5 को 3/8 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, सर 8/15। बिल्कुल ठीक है जी, एकदम सही आंसर है 8/15, 8/15 सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, सभी का ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट उनके इंटरसेक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर पी ए और पी बी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो हम ऐसे इवेंट्स ए और बी को कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, तो ये ऐसा होना चाहिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पी ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बी की भी दी हुई है, बी की भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो दोनों का गुणा ही होती है, ये अभी फार्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए। तो 1 × 3 3 हो गया, 8 × 2 16 हो गया, तो 3/16 इसका आंसर हुआ। तो ये वाला आंसर जो है वो इसका है, 3/16 आंसर हो गया जी, दोनों को गुणा ही करना था। हाँ जी, सही है क्या सर इसमें आवाज़ नहीं है बेटा, दोबारा पूछिए। ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकालना। हाँ जी, मैं पहले एक इससे पहले ये लेक्चर जो है ना वो अपना कभी भी बंद हो सकता है। तो आपने मैं मुझे लगता है हाँ 10 मिनट का आपके पास भी मैसेज पहुंच गया होगा, दिख रहा है आपको। तो ये लेक्चर कभी भी बंद हो सकता है, तो हम दोबारा जो है वो ज्वाइन करेंगे। आपको साथ लिंक और शेयर कर दिया जाएगा, दोबारा शेयर कर देंगे इसी ग्रुप में, ठीक है। तो आपने दोबारा ज्वाइन हो जाना है। सर ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकालना। हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकालना।
ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए होते हैं, तो वो उनकी प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है। क्या आपका क्वेश्चन इससे अलग है कुछ? सर ठीक है, समझ आ गया। ठीक है जी। तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 1/2 और 3/8 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/16 हो जाएगा। अच्छा, किसी को अगर कोई फिर भी डाउट रह जाए, कुछ नहीं क्लियर हो पाता है यहाँ पे, तो वो आप मुझे बाद में भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं आज तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इज एनी इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बिलोंग्स टू द इंटरवल। चलिए देख के बताइए जरा, ये किसके इक्वल होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन सी। इसमें ये जो है ना, इसमें सी और बी में अंतर नोट कर लो बेटा। एक में जो है वो गोल ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है, दूसरे में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ, तो हमने ये स्क्वायर वाला यूज़ किया है, ये वाला इसका आंसर में लिया है। क्यों? क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर हो सकती है ना तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, अगर नहीं हो सकती 0 और 1 तो फिर हम इसको 0,1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी ये 1 से लेके 100 तक वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 1 से 10 वाला भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है। अगर 0 है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 होने का मीनिंग है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और दूसरा जो है 1 होने का मतलब है कि वो होके ही रहेगा, ठीक है जी। तो दोनों के बीच में कहीं भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, बीच बीच में, हाँ, 0 से लेकर और 1 तक। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर इज अ डैश ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ जी, बता सकते हैं आप इसमें क्या ऑप्शन आएगा? वैसे इसमें ना असल में तो ये है कि आपको ये ऑप्शन भी देने थे यहाँ पे, पर लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि मैं यहाँ पे जल्दी से ऑप्शन लगा पाता, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपको भी नहीं दिए हुए, पर लेकिन मेरे ख्याल से ये सेल्फ एविडेंट ही है कि क्या होने चाहिए, यहाँ पे अपने आप ही नज़र आ रहा है कि क्या हो सकता है। तो मुझे यहाँ इसका आंसर कौन बताएगा, किसको आता है ये क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे क्या भरेंगे? आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है, ये था। आर इज अ डैश ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चे। हाँ जी, दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं दिया। सबसेट सर। बिल्कुल ठीक है जी, सबसेट। किसने? रमन ने बोला। ये सबसेट इसका आंसर है। बहुत अच्छे, शाबाश। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स रह गया, यहाँ भी एक्स लगा लीजिए। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? या साइन इनवर्स भी, चलिए साइन इनवर्स भी समझ आता है कि साइन इनवर्स क्या है, बिना एक्स के भी हो तो भी आपने समझ जाना है कि डोमेन साइन इनवर्स एक्स की ही चाहिए। क्या डोमेन क्या होती है? डोमेन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपने वो सॉरी क्या कौन बोलेगा, एक जना दोबारा बोले। 0 से पाई। सर -1 से 1 होगा क्लोज ब्रैकेट। हाँ, -1 से 1 होगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। हाँ जी। अच्छा, तो अब आपने करना क्या है कि आपने वो डोमेन रेंज वाला जो है ना, वो टेबल बना हुआ आपकी बुक में, वो याद कर लेना है। डोमेन रेंज का टेबल जो है सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अच्छे से याद कर लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, आंसर मैच करवा लेने कि हाँ आपको आने लग गया, चेक कर लेना अपने आप को खुद, ठीक है। तो ये एडवाइजरी थी जी, आगे चलते हैं अब। ऑर्डर ऑफ ए इज 4/5, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आर की जगह पे इज कर लीजिएगा। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 4/5, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज, कितने एलिमेंट होंगे अगर 4/5 का मैट्रिक्स होगा? तो मेरे ख्याल से सभी 20 होगा जी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 20 आंसर आ गया, 20 एलिमेंट्स होंगे। फंक्शन एक्स मॉडुलस इज डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स मॉडुलस की डेफिनेशन सॉरी इसका ग्राफ कैसा होता है? तो ऐसे वाला ग्राफ होता है इसका। अब ये कैसा फंक्शन होता है, ये क्या है, ये क्या लिखें इसको? 0 के ऊपर क्या है, ये यहाँ पे क्या है? ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कुछ ऐसा कुछ है। आप सोचिए जरा, कुछ दोनों में से क्या फिट हो सकता है? क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में से ज़्यादा है, तो आप ऐसे ही मान के चलिए कि आपका आंसर जो है वो वहीं से हो सकता है।
कंटिन्यूस लिख दीजिए जी, बस ठीक है जी, ये बढ़िया है, कंटिन्यूस लिख दीजिए। और क्या ये डेरिवेबल होता है वैसे, ये और बता दीजिए, क्या फंक्शन 0 पर डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है? नो सर। नहीं है जी। आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर है ना आपके पास? यस सर। यस ठीक है, बहुत सर यस सर। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फंक्शन जो है वो क्या डिफरेंशिएबल है क्या x इज इक्वल टू 0 के ऊपर? इस ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हैं? चलिए, ये x एक्सिस है आपकी, ये y एक्सिस है, और ये वाला ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू x मॉडुलस का ग्राफ है। क्या फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस सॉरी डिफरेंशिएबल है? यस सर। गगनदीप, रमन का आंसर मैंने नोट कर लिया। गगनदीप क्या कहते हैं इस बारे में? सर नहीं पता सर। नहीं पता। अच्छा, और कौन कौन है जो 1 बाई 1 एक एक करके बता दें? मैं देखूँ क्या कौन सी लिस्ट में कौन कौन है हमारे पास अभी। नरेंद्र बताएगा। नरेंद्र, ये फंक्शन जो है वो कैसा है? अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए मुझे, क्या ये 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है? नहीं पता तो कोई बात नहीं है, नहीं पता बता दीजिए। नहीं पता सर। कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है ठीक है। अच्छा, आगे कमलजीत, सर नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। अच्छा, और कौन रह गया? वीरेंद्र, सर नहीं पता। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ बताने के लिए। तो ध्यान करो बेटा, जहाँ भी आपके पास कोई भी ग्राफ जो है ना, जहाँ पे अचानक से ऐसे मोड़ आ गया ना, ऐसे, जिसको मैं बागड़ी में जब क्लास में बताता हूँ ना तो तिक्खी चूंच बोलता हूँ मैं इसको। जहाँ भी आपको तिक्खी चूंच नज़र आ जाए ना, तो वो आपका वो वहाँ पे नहीं होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शार्प टर्न आ गया है, इधर कहीं और जा रहा था, अचानक से इधर मुड़ गया ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो फिट बैठ सकता है ना, वो ये है कि x मॉडुलस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ग्राफ जो है कहीं से एक बार आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसको ड्रॉ करना, तो यहाँ से ये बिना पेन उठाए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस ग्राफ को आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो कंटिन्यूस है। परंतु मैंने बताया कि जहाँ पे वो अचानक से मोड़ आ गया ना, तो वो आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। तो ग्राफ आप याद रखिए, वाई एक्स मॉडुलस वाला, y इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है, तो ये इसकी शेप जो है वो ऐसी है, ठीक है। माइंड में आप रखिएगा इसको। एग्जांपल बहुत बड़ी एग्जांपल है, जो इसमें अक्सर पूछा यही जाता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो ग्राफ ये मॉडुलस वाला फंक्शन जो है वो आपको दे दिया जाता है, बताइए कि ये कैसा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये, ऐसे ऐसे मान के चलिए आप इसको। पेपर में आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने एक बार में कहीं ऐसा रख लिया इनको, और उनमें से रैंडमली जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं। इसमें मुझे नहीं पता कि उस पे पेपर में मैंने उसको ध्यान से देखा भी नहीं है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पर लेकिन ऐसा ही कुछ मिला जुला, ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा मोटा सा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट c इफ लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x इज इक्वल टू। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन पूछ रहा है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है वो आप बता दो इसकी। फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? c पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसकी लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x इज इक्वल टू function f is continuous at x is equal to c if limit x approaches c f of x is, ये हम नॉर्मली जो है वो यहाँ लिखा हुआ है ना, वो हम यहाँ लिखते होते हैं, ठीक है। बस इतना फ़र्क है।